हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सी सर्किट के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एल सर्किट के बारे में पढ़ा था और उसको कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे सी सर्किट धारतीय परपथ। तो सबसे पहले मैं सी सर्किट का डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सी सर्किट का डायग्राम बना दिया गया है। सी मीन्स होता है कैपेसिटिव धारता, और जो धारता होते हैं धारतीय परपथ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सी सर्किट का डायग्राम बना दिया। अब हम देखेंगे इसका वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम क्या होता है? वेक्टर डायग्राम सदिश आरेख। इसे हम वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं, सदिश आरेख भी बोलते हैं और फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। अगर फेजर डायग्राम भी आएगा तो वेक्टर डायग्राम ही ड्रॉ करना है हमें। तो अब हम देखेंगे सी सर्किट के बारे में, वेक्टर डायग्राम के बारे में। तो वेक्टर डायग्राम के लिए हम जानते हैं कि सी सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, और इस बात का हम प्रूव भी करेंगे कि करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। अग्रगामी का मतलब होता है करंट लीड करती है 19 एंगल पर वोल्टेज से। करंट लीड करेगी 19 एंगल पर, किससे? वोल्टेज से। यानी करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज का वेक्टर खींचता हूँ तो करंट का वेक्टर 90 अंश आगे होगा, तो 90 अंश आगे यहाँ पर हमारा करंट का वेक्टर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? वेक्टर डायग्राम। क्योंकि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, और इस बात का हम अभी प्रूव करेंगे कि करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होगी। तो अब ये समझ में आ गया होगा, ये सर्किट हो गया, ये वेक्टर डायग्राम। अब हम चलेंगे इसके वेव डायग्राम के बारे में। तो अब चलते हैं वेव डायग्राम के बारे में। वेव डायग्राम। अब अगर मैं वेव डायग्राम की बात करूं तो वेव डायग्राम के लिए सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर मैं टाइम लेता हूँ t, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? वोल्टेज और करंट दोनों। ओके, तो अब सबसे पहले मैं वोल्टेज की वेव खींचूंगा। तो वोल्टेज की वेव मैंने ये खींच दी। ओके, ये वोल्टेज की वेव हो गई। अब मुझे करंट की वेव खींचना है। तो अभी मैंने बताया कि करंट वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होगी, यानी करंट यहां से 90 अंश अग्रगामी होगी, यानी कि इसके आगे कहीं 90 होगा। और अगर मैंने पीछे की बात करता, करंट पीछे है 90 अंश, तो पीछे इसका यहाँ पर 90 अंश आता। बट पीछे नहीं खींचना है हमें, कहाँ खींचना है? आगे। तो करंट यहां से अगर चलेगी तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगी, इस तरफ चलती जाएगी ऐसे, और ये खिंच गई, और हम इतना हिस्सा अलग कर देंगे तो यहाँ से ये ड्रॉ मानी जाएगी। तो ये देखिए, ये हो गई ये डॉटेड वाली, ये जो हमारी लाइन हो गई, ये हो गई करंट की वेव, और ये थी हमारी वोल्टेज की वेव। तो ये मैंने सबसे पहले वोल्टेज की वेव ड्रॉ कर ली थी, फिर मैंने 90 अंश आगे से करंट की वेव को ड्रॉ किया। तो ये हो गया इसका तरंग वेव। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम प्रूव करेंगे कि करंट वोल्टेज से 90 अंश आगे होती है। अब इस बात का डेरिवेशन करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले मैं फिर से सर्किट बना लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटर्स को मैंने यहाँ पे V सोर्स के द्वारा सप्लाई दी है, जिसका वोल्टेज V है, और इसमें करंट फ्लो होने लगी है I। ओके, जब करंट फ्लो होने लगती है तो वो परपथ बन जाता है, यानी सर्किट कहलाता है। तो अब मैं बात करता हूँ काय की, यहाँ पर समझे। तो अब मैं सबसे पहले सोर्स के द्वारा वोल्टेज दिया जाएगा। जब हम वोल्टेज देंगे सोर्स के द्वारा वोल्टेज, तो सबसे पहला कौन सा वोल्टेज देते हैं? तात्क्षणिक वोल्टेज। तो तात्क्षणिक वोल्टेज लिखेंगे हम एसी सोर्स का तात्क्षणिक वोल्टेज। तो तात्क्षणिक वोल्टेज कितना होता है? V = Vm sin ओमेगा t। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, अब जब ये वोल्टेज देगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट कितनी होगी? तो एसी सर्किट
में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि करंट फ्लो इन एसी सर्किट। तो कितनी करंट फ्लो होगी? तो I इक्वल टू कैपेसिटर में कितनी करंट फ्लो होती है? dq अपॉन dt। यू नो दैट I इक्वल टू dq अपॉन dt। ये करंट फ्लो होगी किसमें? कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज को एकत्रित करता है, आवेश को एकत्रित करता है। और वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि दैट q इक्वल टू cv। तो मैं यहाँ q की जगह cv लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा q की जगह कितना? cv। ये मैंने cv लिखा अपॉन dt। c की वैल्यू मैं बाहर रखूंगा d, और v की जो वैल्यू है वो मैं यहां से रख दूंगा Vm साइन ओमेगा t अपॉन dt। ओके दोस्तों, अब मैं t के सापेक्ष इसका अवकलन करूंगा। तो I इक्वल टू CVm, साइन के सापेक्ष करूंगा मैं इसका अवकलन, यानी कि d साइन ओमेगा t अपॉन dt। यहां तक हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले वोल्टेज सोर्स के द्वारा वोल्टेज दिया, फिर उसमें करंट फ्लो हुई, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर dq अपॉन dt होगी। फिर हम जानते हैं कि q बराबर cv होता है कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ पे मैंने q की जगह cv रख दिया, और v की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ से Vm साइन ओमेगा t पुट कर दी। इसके बाद फिर अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो आगे चलें। अब मैं इसका अगर अवकलन करूंगा तो कितना आएगा? तो I इक्वल टू सी वी एम, और मैं साइन ओमेगा टी का अवकलन करूंगा तो साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और मैं ओमेगा टी का करूंगा तो इंटू ओमेगा। तो मैं ओमेगा को यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये हो गया। ओके, अब क्या मैं इस ओमेगा सी वी एम कॉस को मैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ ना, लिख दिया। अब ये समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। अब मैं निकालूंगा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं धारा का अधिकतम मान निकालूंगा, जिस तरह से हम हर सर्किट में निकालते आए। तो धारा का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो आई एम इक्वल टू, और हम जानते हैं कि साइन के लिए अधिकतम वैल्यू कितनी होती? 1। तो मैं इस पूरे की जगह वैल्यू कितनी रख दूंगा? 1 रखूंगा तो ओनली इतना आएगा, ओमेगा सी वी एम। ओके, अब क्या करेंगे? क्या मैं ओमेगा सी वी एम की जगह आई एम लिख सकता हूं? तो मैं इस समीकरण फर्स्ट में ओमेगा सी वी एम की जगह आई एम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो समीकरण फर्स्ट से I इक्वल टू, और ओमेगा सी वी एम की जगह मैं लिख दूंगा कितना? आई एम लिख दिया, और साइन, और मैं इसको क्या प्लस में है तो कहीं भी आगे पीछे लिख सकता हूं, तो ओमेगा टी प्लस 5/2। तो देखो ये प्रूव हो चुका है कि करंट वोल्टेज से 90 अंश आगे होती है। देखो प्रूव हो गया। हमने सोर्स के द्वारा वोल्टेज कितना दिया था? Vm साइन ओमेगा टी दिया था। कितना था फेज? ओमेगा टी। किसका? वोल्टेज का। अब करंट का कितना फेज हो गया? करंट का फेज देखें तो ओमेगा टी प्लस 5/2, यानी कि उसके फेज से 90 अंश आगे। अगर ये 140 हो तो ये कितना होगा? 140 प्लस 90, यानी कि 90 अंश करंट कैसी हो गई? आगे हो गई। तो इस बात का प्रूफ हो चुका है कि कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 अंश आगे होती है, अग्रगामी होती है। इसी को हम बोलते हैं कि करंट लीड करती है 90 अंश पर। ओके, तो ये बात तो हमारी प्रूव हो गई। ओके, अब हम चलेंगे इस सर्किट की पावर के बारे में। इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे आगे शक्ति के बारे में। तो सी सर्किट की सब पावर, शक्ति। अब मैं अगर पावर के बारे में बात करूंगा तो मुझे ये बताओ, मैंने वोल्टेज कितना दिया था इसको? Vm साइन ओमेगा टी, और हमारी करंट कितनी निकल के आई? I इक्वल टू आई एम साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही आई है। अब मुझे निकालना है पावर, तो P इक्वल टू बी आई। यहां पे मैं वोल्टेज का मान रख दूंगा, आई की वैल्यू रख दूंगा, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, कॉस थीटा। अब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो P इक्वल टू वी एम इंटू आई एम, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। अब यहां पर ये बन गया अपना वी एम इंटू आई एम अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, ये फॉर्मूला। अब हम पावर निकालेंगे कितने के लिए, पूर्ण चक्र, क्योंकि पूर्ण चक्र जो होता है वो हमारा 0 से लेकर 2 पाई तक होता है। और जब हम पूरे चक्र की बात करते हैं, यानी छोटे पार्ट को बड़े पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, या किसी भी छोटे भाग को पूर्ण रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो हम समाकलन करते हैं। मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि छोटे रूप को बड़े पार्ट में कन्वर्ट करना ही समाकलन कहलाता है। तो मैं लिमिट कितनी रहेगी, 0 से लेके 2 पाई तक इसकी लिमिट रहेगी। तो मैं एक पूरे चक्र के लिए पावर निकालूंगा, तो एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, तो एक पूर्ण चक्र के लिए पावर हो जाएगी अपनी कितनी, वी एम आई एम अपॉन 2 समाकलन 0 से 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। भाई हम टाइम के सापेक्ष निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि भाई इस दुनिया में टाइम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। टाइम ना तो कभी कांस्टेंट होता है ना ही घटता है। टाइम हमेशा, समय हमेशा बढ़ता जाता है। समय के अनुसार स्थिति परिवर्तित होती जाती है। इसलिए हम किसी भी चीज में जो परिवर्तन निकालेंगे वो यहाँ पर देखो टाइम के सापेक्ष निकालेंगे। ओके, अब मैं अगर इसका समाकलन करूं तो समाकलन आप लोगों को तो आते ही होगा। तो अगर 0 से 2 पाई में इसका समाकलन करोगे तो इसकी पूरी वैल्यू आएगी 0, अर्थात कि कैपेसिटर सर्किट की जो पावर कंज्यूम करने की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 0। तो आज हमने सी सर्किट को फिनिश कर दिया है। अब हम अगली वीडियो में 2 सर्किट और पढ़ेंगे, आरएल सर्किट और आरसी सर्किट। फिर अगली 2 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि तभी वीडियो हमारी, जैसी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तभी वीडियो आप तक हमारी पहुंचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा रखा होगा। ओके, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और बकाया आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।